बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात पहले से ज़्यादा ख़राब और पहले से ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है और मईशत जो कि पहले ही इंतहाई बुरी हालत में है, मनफी आशारियों पर चल रही है और अब उसके असरात मज़ीद मईशत पर पड़ते जा रहे हैं और उसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। यौम तकबीर की जब तातील का ऐलान किया गया, क्योंकि 28 मई को साइफर केस कंक्लूड होना था, उस केस को रुकवाया गया और उसकी जगह पे एक तातील कर दी गई और उस एक छुट्टी की वजह से मुल्क की इकोनॉमी को 1.3 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा। 1.3 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा, सिर्फ एक दिन जो है तातील की गई। और उसी दिन यानी कि 27 तारीख को जब जैसे ही ऐलान किया गया यौम तकबीर का, तो स्टॉक एक्सचेंज भी उस पर मनफी असरात मुरतब हुए, स्टॉक एक्सचेंज भी गिरा और स्टॉक एक्सचेंज गिर कर उसके बाद जब 28 मई के बाद जब 29 मई को स्टॉक एक्सचेंज दोबारा खुला तो भी मनफी रुझान देखा गया और सिर्फ एक दिन में 102 अरब रुपए का सरमाया लोगों ने वहां से निकाला। तो दूसरी जानिब बहरिया टाउन पे जो हमला हुआ है, बहरिया टाउन के इर्द गिर्द जो तलाशी ली गई उनके मरकजी सेक्रेटरीट में, मरकजी दफ्तर में जाके, और मलक रियाज साहब के साथ जो इस वक्त हुकूमत की ठन गई है, उसके बाद भी स्टॉक एक्सचेंज पे उसके भी मनफी असरात देखने में आए। और ये तो इस वक्त की हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है और 1.3 अरब डॉलर का सिर्फ एक तातील करने पर नुकसान हुआ है। और इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सिर्फ 1.10 अरब डॉलर, 1 अरब 10 करोड़ डॉलर हमने IMF से किस्त ली है कर्जों की और हमने नुकसान कर दिया 1 अरब 30 करोड़ डॉलर का सिर्फ एक दिन में, और वो भी सिर्फ साइफर केस को हमने एक दिन आगे लेकर जाना था और इसीलिए ये सब कुछ किया गया। बहरहाल खबरें और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो पहली खबर है जी वो है कि सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत का जो मामला है वो काफ़ी संजीदा होता जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द आगे बढ़ाया जाए। मुतालबा किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो कलअदम करार देने का मुतालबा दोबारा से आया है और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले को देखा जाए। पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, पार्ट हो चुकी है, लेकिन उसको दोबारा नहीं सुना जा रहा और सुप्रीम कोर्ट के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार दिए जाने के बावजूद गुज़श्ता एक साल से मिलिट्री जेलों में नाहक कैद बेगुनाह पाकिस्तानी जो हैं वो रियासती जुल्म और फसाइयत की जद में हैं। और 24 अप्रैल को केस की गुज़श्ता समाअत पर जब लार्जर बेंच की तश्कील की दरख्वास्त को एक माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, मगर मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जा सका क्योंकि 24 मई को ये हुआ था और एक महीने से भी ज़्यादा अरसा गुजर गया है। इस केस को दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज साहब ने नहीं लगाया। मिलिट्री हिरासत में गैर आइनी तौर पर कैद अफराद के साथ रवा रखे जाने वाले इंसानियत सोज सलूक के बायस उनके अहल खाना शदीद और कर्ब में मुब्तला हैं। शदीद गर्मी के मौसम में इन बेगुनाह अफराद को मिलिट्री जेलों में नागुफ्ताबे हालात और नाहक कैद रखकर बुनियादी इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं और आइन में वजारत दिफा के एक मुलाजिम को मुनसिफ का दर्जा देकर उसके हाथों सिविलियन आबादी के फौजी अदालतों में ट्रायल की हरगिज कोई गुंजाइश नहीं है। जी मैं आपको बता दूं कि कर्नल साहब हैं, वो जो तरीकाकार होता है फौजी मिलिट्री कोर्ट्स का और मिलिट्री रूल्स के मुताबिक, एक कर्नल साहब हैं वो ये सारा ट्रायल कर रहे हैं, वो एक एज जज के तौर पे काम कर रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि दुनिया के किसी भी महज़ब जमहूरी मुआशरे में फौजी अदालतों या सिविल आबादी के इनमें ट्रायल्स का कोई निशान तक नहीं मिलता और शहरियों को झूठे, जाली और मनगढ़ंत मुकदमात में नामजद करके उनके फौजी ट्रायल्स को बिला जवाज इल्तवा का शिकार रखना इंसानी हकूक पर मुनज़्ज़म हमले की शर्मनाक तसलसल की कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट मिलिट्री अदालतों के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों के मामले को फौरी लार्जर बेंच तश्कील देकर समाअत के लिए मुकर्रर करे और मुकदमे की कार्रवाई को भी देखे। ये सब कुछ आज डिमांड किया गया है जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि अदालत उज़्मा दस्तूर और बुनियादी हकूक दोनों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए और फौज की हिरासत में मौजूद अफराद की रिहाई का अहकामात जारी करें। और उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मुकदमे की कार्रवाई को भी बल्ले के केस की तर्ज पर आगे बढ़ाया जाए, जैसे बल्ले का केस सुना गया था, जल्द अज जल्द सुना गया था और ये भी केस उसी तरीके से सुनना चाहिए। अब आगे आते हैं जी एक और जो मामला है और वो है शायर अहमद फरहाद का। शायर अहमद फरहाद का आज केस था और सेक्टर कमांडर
ने पेश होना था और सेक्टर कमांडर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था, उस पे तो अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी और सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फ़हीम रज़ा जो हैं वो अदालत में पेश नहीं हुए। लेकिन एक और अच्छी डेवलपमेंट वहाँ पे हुई कि अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर बताया कि जो शायर हैं वो बाजियाब हो गए हैं। कैसे बाजियाब हुए वो भी आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा जी कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब समाअत कर रहे थे और मगवी शायरा की अहलिया जो हैं, शायर की अहलिया भी मौजूद थी और ज़ैनब मज़ारी जो हैं वो एडवोकेट हैं उनकी, और ये सब कुछ वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब पहुंचे हुए थे, हामिद मीर साहब पहुंचे हुए थे और एक और शहरी लापता हुआ है जिसकी 4 दिन बाद FIR दर्ज की गई है। ईमान मज़ारी ने बताया, आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? मोहसिन क़यानी साहब ने पूछा जस्टिस क़यानी साहब ने, तो वो कश्मीर के हवाले से सोशल मीडिया पोस्ट कर रहा था। ईमान मज़ारी ने ये कहा और उन्होंने कहा कि IG इस्लामाबाद इस मामले को देख लें। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब ने कहा, अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर दिया है कि आप इसको देख लें। जस्टिस क़यानी साहब ने बताया IG साहब को जी। उन्होंने ये भी कहा कि और उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल साहब आए और उन्होंने कहा जी अहमद फरहाद जो है वो गिरफ्तार है और पुलिस कस्टडी में है। ये बयान उन्होंने तब दिया जब बहुत ज़्यादा अभी 2 हफ्ते तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं शायर अहमद फरहाद को, तो आज ये स्टेटमेंट आया कि जी वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है और उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर थाना धीर कोट की रिपोर्ट अदालत में उन्होंने सामने पेश कर दी। एक कोहाला पुल के बाद गिरफ्तार करके दायरा इख्तियार वहां का बनाया गया है। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब समझ तो गए। उन्होंने कहा कि कोहाला पुल के बाद की गिरफ्तारी जाहिर की गई है, वहां का वाक़या जाहिर किया गया ताकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दस्तरस में ये मामला ना आए, बल्कि अब तो उन्होंने पूरी की पूरी सिचुएशन ही तब्दील करने की कोशिश की और आज़ाद कश्मीर में उनको गिरफ्तारी डाल दी गई ताकि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से भी निकल जाएं और अब सिर्फ कश्मीर की अदालतें जो हैं वो उनको देखेंगी शायर अहमद फरहाद के मामले को। ये बहुत ही एक अफसोसनाक बात हुई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर कानून ने कहा कि जी आप वज़ीर कानून से अदालत ने कहा कि आप दूसरी तरफ क्यों खड़े हैं, आप तो अदालती मुआवन मुकर्रर किए गए हैं, जो अदालत कहेगी मैं हाजिर हूँ। वज़ीर कानून ने कहा देखें आप आए तो मसला हल हो गया। किसी जस्टिस क़यानी साहब ने कहा कि किसी की एजेंसियों से कोई दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ ये कहते हैं कि कानून के मुताबिक काम करें और 14-14 साल के बच्चे बम बांध कर फट रहे हैं। वज़ीर कानून ने ये कहा, हम समझते हैं कि इदारे कानून के तहत काम करने की आदत डालें। जस्टिस क़यानी साहब ने कहा पार्लियामेंट को भी अपना रोल अदा करना चाहिए, ये लॉ मिनिस्टर ने कहा। अब यहाँ पे तो हो गया जी मामला कि उनको अदालत ने कह दिया और उन्होंने कह दिया कि जनाब रिपोर्ट सबमिट करवा दी कि धीर कोर्ट में उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। लेकिन उसके बाद जो अगली डेवलपमेंट हुई वो कुछ और नौयत की थी और उसके बाद उनकी अहलिया जो हैं वो पहुंच गई धीर कोर्ट, वहां पे पहुंची और वहां पहुंची तो बताया गया है कि वो हमारे पास नहीं है, बल्कि वो तो उनको तो ले गए हैं मुजफ्फराबाद पुलिस के हवाले हमने कर दिया है, हमारे पास नहीं है। और उसके बाद फिर वो चले गई, उनकी अहलिया उनके बच्चे वो वहां से निकले और वहां से चले गए मुजफ्फराबाद पुलिस के पास। और जब मुजफ्फराबाद पुलिस के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि जी जो एक हवलदार बैठा था, उन्होंने हवलदार ने कहा कि जी ये हमारे पास नहीं है, ये तो आपको SHO साहब बता सकते हैं, मेरे इल्म में नहीं है कि वो कहाँ है, लेकिन ये SHO साहब बताएंगे, हो सकता है उनके पास हो। तो उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर मचा और जाहिर है फिर कुछ और भी एक्टिविटीज़ हुई और जब ये सारी चीज़ें चली उसकी वजह यह है अगर अहमद फरहाद को जाहिर ना करवाया जाता और उनके बारे में न किया जाता तो फिर एक और नया केस खुल जाना था। लिहाजा फिर रात गए उनकी मुलाकात करवा दी गई उनकी अहलिया से, उनके बच्चों से, और नामालूम मुकाम पे हुई या मालूम मुकाम पे हुई ये भी आना बाकी है, लेकिन मुलाकात करवा दी गई। फिर एक तस्वीर जारी कर दी गई और उन पे काफ़ी संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगा के मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं कश्मीर में और इस तरीके से अहमद फरहाद जो हैं वो बिल आखिर बाजियाब हो गए और उनका तरीक़ाकार जैसे कि जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी साहब ने कहा कि तरीका ये तलाश किया गया कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डोमेन से ही उनको निकाल दिया जाए, बल्कि वो पाकिस्तान की
ہی ڈومین سے نکل گئے، تاکہ نہ اس کو لاہور ہائی کورٹ دیکھے، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ دیکھے، نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان دیکھے، اور وہ اب آزاد کشمیر کی حکومت دیکھے گی، آزاد کشمیر کی عدلیہ دیکھے گی۔ یہ سارے کے سارے جو ہے جی اب تک کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ باقی جی ایک اور کیس میں بتا دوں کہ نواز شریف صاحب کے خلاف توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق ریفرنس تھا، اس میں بریت کے لیے درخواست دی ہوئی ہے، اور نواز شریف کی درخواست پر حالانکہ گاڑیوں کا معاملہ ہے، لیکن نیب چونکہ میچ فکس ہو چکا ہے اور نیب اب اس کیس کو آگے بڑھانا نہیں چاہتا، اور انہوں نے تو بلکہ رپورٹ سبمٹ کروا دی ہے کہ یہ تو توشہ خانہ کا کیس بنتا ہی نہیں ہے، اور یہ گاڑیاں توشہ خانہ کی ہیں ہی نہیں، تو لہٰذا انہوں نے توشہ خانہ گاڑیوں سے متعلق جو ریفرنس ہے اس کی سماعت جو ہے وہ مؤخر ہو گئی ہے، اور نواز شریف کی درخواست بریت پر احتساب عدالت میں سماعت جو آج مقرر تھی، اس کی سرکاری چھٹی ہونے کے بعد ان کی درخواست پر سماعت نہیں ہو سکی تھی، اور اب ان کی درخواست جو ہے وہ مؤخر کر دی گئی ہے اور دلائل مانگ لیے گئے ہیں۔ اب یہ جون کی کسی تاریخ کو ہوگی جی۔ اسی طریقے سے زرداری صاحب کے خلاف ایک کیس تھا، ان کے اکاؤنٹ سے متعلق جو ان پہ نیب کا کیس، وہ بھی داخل دفتر کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ صدر بن چکے ہیں، اور جب آپ صدر بن جاتے ہیں تو آپ کو پھر امیونٹی حاصل ہو جاتی ہے، لہٰذا امیونٹی حاصل ہونے کے بعد آپ کے خلاف کیس نہیں چل سکتا، لہٰذا ان کا بھی داخل دفتر کر دیا گیا ہے۔ زرداری صاحب کا کیس بھی اب جب تک وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں تب تک وہ کیس جو ہے وہ نہیں چلے گا، لہٰذا یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری جانب شاہد کاکا نباسی سابق وزیر اعظم، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی حکومت میں مینڈیٹ مشکوک ہے، وہ ملک نہیں چلا کرتے جہاں پہ مینڈیٹ مشکوک ہو، جو الیکشن چوری کا ہو، اور حکومت جو ہے وہ اتنے دن ہی چلے گی جتنے دن ان کو جو لانے والے ہیں وہ چاہیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کہا کہ جو مسلم لیگ نواز ہے، انہوں نے کہا کہ وہ صحیح سیاست نہیں کر رہی، اور ان کی جو سیاست کا راستہ انہوں نے چنا ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، اور میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ بڑی مہربانی ہے نواز شریف صاحب کی کہ انہوں نے میرا ذکر کیا اپنی تقریر میں، لیکن یہ 35 سال پرانا تعلق ہے اور ان سے دوستی قائم رہے گی، لیکن ان کی سیاست سے اور ان کا طریقہ طرز سیاست سے مجھے اختلاف اب ہو چکا ہے، لہٰذا واپسی ممکن نہیں ہے۔ اور البتہ انہوں نے کہا کہ یہ مینڈیٹ مشکوک ہے جی، اور الیکشن جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لہٰذا یہ جلد چلنے والی حکومت نہیں ہے۔ بہرحال جی یہ خبریں ہیں جو آتی ہیں اور ہم آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں، صورتحال اچھی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔